आज मैं आज मैं आपको मैकेनिज्म सिखाऊंगा किसका? बीटा एलिमिनेशन का। और ये भी बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में सिखाऊंगा। किसमें सिखाऊंगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सही है। एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगा 4 दिन, आज के बाद 3 दिन। सुनिएगा, बीटा एलिमिनेशन है, हटाना क्या क्या है? यहां से X और यहां से H। क्या दोनों एक ही कार्बन से हटाना है? बीटा का मतलब कहां से हटाना है? अगल बगल से हटाना है। इसको हटाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बोलिए बोलिए। अल्कोहलिक बेस। तो अल्कोहलिक हम KOH लिख दें, कोई दिक्कत? आपको पता है ये वाला बॉन्ड टूटना है और ये वाला बॉन्ड भी, कै गो बॉन्ड टूटना है? इसी की वजह से निकलेगा H प्लस और X माइनस। X माइनस तो तभी होगा जब इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, और H प्लस तब होगा जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये लेके चला आए। तो आपको पता है इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। जो बॉन्ड टूट रहा है ये कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? बोलिए बोलिए। जो बॉन्ड टूट रहा है ये कौन सा? कै गो सिग्मा टूट रहा है? 2। कै गो पाई बन रहा है? तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। बोलो। तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है कि पाई बॉन्ड? यानी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और एक पाई बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है। तो कमज़ोर बॉन्ड बन रहा है कि मजबूत बॉन्ड? तो कम एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? एंडो होगा कि एक्सो? एंडो होगा। जितना टेम्परेचर देंगे उतना जल्दी होगा। सही है। एक बार फिर से, कै बॉन्ड टूट रहा है? कै बॉन्ड बन रहा है? बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देना पड़ेगा, बॉन्ड बनने से एनर्जी, तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, कम एनर्जी। यानी फाइनली ये रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक। इसीलिए हाई टेम्परेचर फेवर करता है इसको। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन होता है किस टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर पे। अब सवाल उठता है हाई टेम्परेचर किसको बोलेंगे? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर किसको बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री को बोलते हैं STP, NTP बोलते हैं। हाँ कहना। तो 25 से ज़्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे? 25 से कम रहेगा तो क्या बोलेंगे? लो। भैया जो नॉर्मल बोल रहे हो उससे ज़्यादा है तो क्या बोलोगे? हाई। नॉर्मल से कम है तो क्या बोलोगे? लो। समझे ना समझे? अगली बात, बॉन्ड कै गो टूट रहा है? तो हो सकता है पहले ये टूटे तब ये, या पहले ये तब ये, या हो सकता है दोनों साथ साथ। तो कितने तरीके हैं? 3 अलग अलग तरीके, 3 अलग अलग मैकेनिज्म को बताएंगे। सही है। पहले तरीके में पहले ये टूटेगा तब ये टूटेगा, दूसरे तरीके में पहले ये टूटेगा तब ये टूटेगा, और तीसरे तरीके में दोनों साथ साथ टूट जाएंगे। तो बीटा एलिमिनेशन के होने के कितने चांस? कोई दिक्कत? आइए इतना बात लिखें। आइए आप सब मेरे साथ साथ जयकारा लगाएं। Here 2 sigma bonds cleaves
देखिए समझाया गया है कि यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड टूटता है, किसका किसका, CX CH, जबकि एक पाई बॉन्ड, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत है काहे के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और कम एनर्जी पाई के फॉर्मेशन से। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होता, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब, सही है। जैसे कोई बच्चा है कि उसको लतियाएंगे तब ये पढ़ेगा, तो ज़्यादा लतियाएंगे तो ज़्यादा पढ़ेगा, बिना लतियाए नहीं पढ़ता है, तो खूब लतियाओ खूब पढ़ेगा, सही है ना। हम लोग अपने भाषा में नहीं बोलते, इसको उठाना चाहिए, क्या चाहिए, सुनिएगा। कहता है क्लीवेज ऑफ किसका, और हो सकता है फॉलोइंग तरीके से। पहला तरीका मान रहे हैं कि पहले कौन सा बॉन्ड टूट जाए, इफ CX बॉन्ड क्लीव्स देन, तो यहाँ से X को X प्लस निकलना है कि X माइनस। X माइनस कब निकलेगा, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो बेटा कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया कार्बन पे, यानी क्या बना, कार्बोकेटायन, क्या बना, और कार्बोकेटायन अगर बनता है तो उसमें तो ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, स्टेबिलिटी और रीअरेंजमेंट। बोलो, जहां भी कार्बोकेटायन बनता है दो ही बात इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेबिलिटी और दूसरा रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट में तो ये बात है, हाइड्राइड या मिथाइलाइड शिफ्ट, H माइनस या CH3 माइनस शिफ्ट। याद आया, हाँ के ना, और उन दोनों में भी बेहतर होता है किसकी शिफ्टिंग, H माइनस की शिफ्ट बेहतर है? तो यहां पे हम लिख सकते हैं C प्लस एच इंटरमीडिएट। C प्लस क्या बन गया, जैसे ही इंटरमीडिएट बना, इसका मतलब है कि स्टेप कितना हो गया रिएक्शन में, इंटरमीडिएट एक बना, मतलब स्टेप क्या गो, तो अगर दो स्टेप होगा तो एक स्लो होगा, दूसरा स्लो वाले को ढूंढना होता है। स्लो वाले को क्यों ढूंढना होता है, क्योंकि स्लो वाला ही रिएक्शन का रेट डिसाइड करता है, सही है। तो ये पहला, इसके रिएक्शन होने का रफ्तार R1, इसका रफ्तार क्या है, और इस दूसरे स्टेप का R2, यहां पे क्या है, अब इसको यहां से क्या भागना है,
एच की एच प्लस को भगाने कौन आएगा? बोलो बोलो, एच प्लस को भगाने कौन आएगा? बेस किसको खींचता है? एच प्लस को। बेस किसको खींचता है? यानी तुमको पता है ना बेस को एसिड पसंद है, तो ये एच प्लस देगा कि नहीं देगा? तो ये बेस आया, इसके एच को खींच के चला गया, तो इस पे कौन चार्ज आएगा? तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ क्या निकलेगा बताओ? एच, और ये एच किसके साथ चला जाएगा? बोलो बोलो, किसके साथ? समझे ना समझे? इस रिएक्शन का रफ्तार R2। सवाल उठता है कौन फास्ट, कौन स्लो, कौन फास्ट, कौन स्लो? बोलो, कौन फास्ट? ये वाला फास्ट कि ये वाला फास्ट? कौन वाला फास्ट? लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। Here dash step is slow, dash step is, therefore RDS मतलब rate determining step। सो इसीलिए रेट डिपेंड करेगा किसके कॉन्सेंट्रेशन पे, यहीं से पता चलेगा मॉलिक्युलरिटी क्या है। इसीलिए दिस पाथवे इज कॉल्ड एज, दिस पाथवे इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। That is महामंत्र। कौन सा स्लो, कौन सा फास्ट? कौन सा स्लो? पहला स्लो कि दूसरा स्लो? बोलो, पहला स्लो क्या है? पहला स्लो का है? ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है? पहला स्लो का है? सुनिएगा, इसने H प्लस दिया, यहाँ बेस है, मतलब ये रिएक्शन कैसा है? एसिड बेस का है, हाँ के ना? एसिड बेस रिएक्शन कराना पड़ता है, खुद ब खुद होता है? बोलो बोलो, खुद ब खुद होता है, हाँ के ना? तो जो रिएक्शन खुद ब खुद होता है वो फास्ट होता है। समझिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझिएगा। मैंने ऐसा सुना है कि आप में से कई बच्चों को खिचड़ी अच्छा नहीं लगता है, और अगर आपके सामने खिचड़ी परोस दिया जाए तो आपके खाने का रफ्तार, जो अच्छा नहीं लगता वहां पे रफ्तार। आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आपके ऑर्गेनिक सीखने का रफ्तार। और एट द सेम टाइम मान लीजिए आपको आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसा मैंने सुना है, तो जब आलू के पराठे मिलते तो आपके खाने का रफ्तार, यानी जो आपको पसंद है, जो खुद ब खुद होता है, उसकी गति तेज होती है। जो मांसाहारी प्राणी, उनको मुर्गा का लात अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? तो मुर्गा का लात मिल जाए तो भमोर दिए पकड़ के, तो रफ्तार। खिचड़ी खा रहे तो रफ्तार, वो खुद ब खुद नहीं हो रहा है। तो खुद ब खुद रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है? एसिड को बेस पसंद है, मतलब ये रिएक्शन कैसा होगा? जैसे तुमको आलू पराठा पसंद है तो वो रिएक्शन कैसा होगा? और तुमको खिचड़ी नहीं पसंद है तो रिएक्शन कैसा होगा? खा लो, जीने के लिए भी खाना पड़ता है। सही है? तो ये प्रकृति का नियम है। याद करना और भूलना नेचुरल कौन है? याद करना और भूलना नेचुरल कौन है? फास्ट कौन है? याद करना कि भूलना? याद करना फास्ट है क्या? याद करना पड़ता है, भूलने में कुछ नहीं करना है। याद
करना पड़ता है और भूलने में कुछ नहीं करना है। सही है ना? तो जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है? फास्ट होता है। जो खुद ब खुद होता है वो फास्ट होता है, और जो खुद ब खुद नहीं होता वो स्लो होता है। सही है ना? किसी वजह से मान लो, किसी वजह से अशोक सर एक दिन तुम लोगों को आदेश दें, सभी बच्चों को, हाँ, लड़कों लड़कियों में कोई अंतर नहीं, सबको आदेश दिया जाए नीचे से 10-10 बाल्टी पानी छठा तल्ला पे चढ़ाना है, टंकी भरना है, सबको 10-10 बाल्टी। लड़का लड़की बराबर है क्या? तो वहाँ तो लड़कियाँ हम निर्बल दुर्बल प्राणी, हाँ, ऐसा अत्याचार मत कीजिए। नहीं, सुनो, तो नीचे से ऊपर 10-10 बाल्टी ले जाना है। किस फ्लोर पे? छठे तल्ला पे। तो तुम ले तो जाओगे, लेकिन तुम्हारे ले जाने का रफ्तार बोलो, क्योंकि ये तुमको करना पड़ रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट तुम काम कर रहे हो। हर बाल्टी के साथ नहीं, खाली बाल्टी नहीं जाएगा, और भी बहुत सारा चीज जाएगा तुम्हारे दिमाग में। लेकिन किसी दिन उल्टा बोले, किसी दिन अशोक सर बोले कि ऐसा करो, ऊपर का जो पानी है नीचे फेंक दो सब, तो कुछ नहीं करना है ऐसे नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे तुमको फेंकने में कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कुछ करना है क्या? सही है। पानी जैसे ही बस ऐसे किए कि पूरा नीचे सड़क से एमजी, समझ रहे हैं ना? जी जो है ना, जी, वो एमजी, वो केजी, वो टन, सब पानी नीचे खींच लेगा। तो नेचुरल कौन है? पानी ऊपर से नीचे लाना, नीचे से ऊपर। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं, माता वैष्णो देवी के जो दर्शन करने लोग जाते हैं, तो आपको पता होगा पहाड़ों पे हैं। माता का स्थान कहाँ पे है? पहाड़ों वाली माता। तो नीचे से ऊपर जब आदमी जाता है तो जोर से बोलो जय माता की, एमजी साइन थीटा, जय माता की, एमजी कॉस थीटा, है ना? जय माता की। लेकिन ऊपर से नीचे आने में कुछ करना है क्या? तो नीचे से ऊपर जाने में माता वैष्णो देवी के दरबार सामान्य लोगों को, हम जैसे सामान्य लोगों को 4 घंटे लगते हैं। आपको कम लगेगा क्योंकि आपका एमजी साइन थीटा भी तो कम होगा ना। हाँ, तो सामान्य लोगों को 4 घंटा लगता है। आज जाने के बाद वहाँ आदमी, और ऊपर से नीचे आने में 1.5 घंटा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में कुछ करना ही नहीं है, एमजी साइन थीटा कर रहा है। नहीं समझे बात? हाँ, तो कहीं भी पहाड़ों पे जैसे चढ़ना है तो नीचे से ऊपर जाने में आपको काम करना पड़ रहा है, ऊपर से नीचे आने में नहीं, आसान है रास्ता। तो इसीलिए अब समझ गए आप कि जो नेचुरल तरीका होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है, और जो नेचुरल तरीका नहीं है वो। और ये तो हम वैष्णो देवी ही पहुंचाए थे। केदारनाथ जाने में 8 घंटा लगता है। डिस्टेंस लमसम सेम है। जम्मू जो जाता है, लोग कटरा जाता है ना, कटरा, अरे माता के भवन जब जाता है तो वहाँ तक 12 किलोमीटर, और उसके बाद 1.5 किलोमीटर और जो भैरवनाथ का मुंडी जहाँ गिरा था वो 1.5 किलोमीटर और थक आता है, जो कि थक्कल में वो 1.5 किलोमीटर है, और एकदम ऐसे है चढ़ाई माता तक ऐसे, और उसके बाद सीधे ऐसे। तुम्हें से कोई नहीं गया है क्या? जय माता की। तुम गई है कन्या? भैरवनाथ का है ना ऊपर ऐसे एकदम, अब माता तक ऐसे ही है। कुछ कुछ लोग वहाँ भी बीच में एगो हॉल्ट है, उसका नाम है अर्धकुमारी। अर्धकुमारी के बाद 2 रास्ता है। कुछ लोग उल्टा रास्ता से चढ़ जाता है तो वो वाला रास्ता ऐसी है। 2 रास्ता है अर्धकुमारी से, एगो लेफ्ट से, एगो लेफ्ट एगो राइट। राइट वाला सीधे ऐसे है, और लेफ्ट वाला नहीं। तो कोई कोई गलती से अगर उस पर चढ़ गया तो उसका तो समझ लो बैंड बज गया। हाँ, तो यही बात समझा रहे हैं। जो नेचुरल प्रोसेस है वो फास्ट है, तो ये वाला प्रोसेस कैसा है? नेचुरल का है, एसिड बेस रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये रिएक्शन है कैसा? एसिड बेस रिएक्शन। इसीलिए बोलो बोलो, इसीलिए फास्ट, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट। तो ये वाला कैसा? इसीलिए बोलो बोलो, आरडीएस। एक बात बताओ, क्या आरडीएस में बेस इन्वॉल्व है?
अरे ये रिएक्शन तो दोनों भागेगा, बेस की वजह से ना भागेगा, लेकिन पहले स्टेप में बेस की संलिप्तता है क्या? पहले में बेस नजर आ रहा है क्या? तो इस रिएक्शन को बेस से लेना देना है क्या? लेना देना है क्या? किसी आदमी को लेना देना नहीं है कि उसको कैसा खाना मिला है, खिचड़ी मिला है कि आलू पराठा मिला है, आराम से खाता है। और किसी आदमी को लेना देना है क्या मिला है। सही है ना? घर में कोई बच्चा नहीं होता जो मीन मेख निकालता है, करता है, और कोई है कि नहीं वो नहीं करता। जो मिला, रोटी जली हुई है कि रोटी कच्ची है कि रोटी प्रॉपरली कुक्ड है, उसको कोई मतलब नहीं है। कोई है जो पिंगल पड़ता है, ये रोटियां जर गलो, हटाओ, सब्जी में नमक ज़्यादा है, हटाओ। तो जिसको लेना देना उसको कैसा खाना मिलेगा, अच्छा कि खराब? अरे जिसको लेना देना जमीन में निकालता है, रोटी ऐसा काहे है, सब्जी ऐसा काहे है, ये ऐसा काहे है, वो ऐसा काहे है, पानी ठंडा काहे नहीं है, दूध गर्म काहे नहीं है, दूध में हल्दी काहे नहीं है, तो उसको कैसा चीज़ दिया जाएगा, अच्छा वाला कि खराब वाला? और जिसको लेना देना नहीं है उसको, और जिसको लेना देना नहीं है उसको कोई दे दो। सही है ना? अच्छा रोटियां जरल हो, कोई बात नहीं, पापा खा ला। रोटी अगर जला गए हो तो पापा खा लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, चाचा नहीं खाएंगे, उनके लिए अच्छा अच्छा रोटी बनाओ। तो इसीलिए जरल जरल रोटी किसके किस्मत में? जिसको जिसको लेना देना नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बेस से लेना देना नहीं है इसको। अरे यही वाला ना है स्लो स्टेप, तो सुनना, गौर से सुनना। हेयर कौन स्टेप? RDS। तो इसीलिए रेट जो है सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे। ये क्या है? सबस्ट्रेट। ये क्या है? इंटरमीडिएट। ये क्या है? प्रोडक्ट। तो रेट किस पे, किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे। बेस के कॉन्सेंट्रेशन से इसको लेना देना। तो इसीलिए रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? सबस्ट्रेट। यानी कै चीज पे रेट डिपेंड कर रहा है भैया? रेट कै चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो जितना चीज पे डिपेंड करता है उसी को क्या बोलते हैं? पढ़े हो ना? अब चुप हो गया। और पढ़े हो ना केमिकल काइनेटिक्स? तो उसमें नहीं पढ़े ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन? तो मॉलिक्युलरिटी किसको बोलते हैं? कितना स्पेसिस डिसाइड कर रहा है, क्या को स्पेसिस रेट को डिसाइड कर रहा है। इसीलिए मॉलिक्युलरिटी कितना? 1। इसीलिए दिस पाथवे इज कॉल्ड एज कैसा? बोलो कैसा? यूनिमॉलिक्युलर। या इसी बोलते हैं E1, 1 फॉर यूनिमॉलिक्युलर, E फॉर एलिमिनेशन। सही है? यानी E1 में बनता है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें बनता है, क्या बनता है? बोलो बोलो, क्या बनता है इसमें? कार्बोकेटायन। अब एक बात बताना, अलग अलग सबस्ट्रेट है तो सबका कार्बोकेटायन भी कैसा बनेगा? और मैंने कहा कि जहां भी कार्बोकेटायन बनता है वहां कार्बोकेटायन का बनना ही उस रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है। मैंने कहा है कि नहीं कहा है? और मैंने कहा है कि कार्बोकेटायन 5 जगह पे बनता है। क्या जगह पे? तो जिसका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उसके रिएक्शन का रफ्तार ज्यादा होगा। मान लो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, जल्दी कौन कार्बोकेटायन बनेगा? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसके बनने का चांस ज्यादा होगा, और जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम है उसके बनने का चांस कम होगा। जहां भी कार्बोकेटायन बनता है, अभी दूसरा रिएक्शन आप सीख रहे हैं जहां बन रहा है कार्बोकेटायन, पहला आपने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, पढ़ा नहीं पढ़ा? मार्कोनिकॉफ रूल में कार्बोकेटायन बना कि नहीं बना? तो मार्कोनिकॉफ रूल किस पे डिपेंड करता था? अब बताओ ना, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी तो देखे थे। यहां दूसरा रिएक्शन है E1, यहां भी क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। तो E1 का रफ्तार किस पे डिपेंड करेगा? अगर सबस्ट्रेट अलग अलग है तो क्या है महामंत्र? ईज ऑफ। बोलो ना, ईज ऑफ। ईज ऑफ। जैसे ही पूछे कि E1 किस पे डिपेंड करता है तो क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनल टू। बोलो ना, स्टेबिलिटी ऑफ। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे ही E1 पूछा जाए तो क्या सोचना है? कार्बोकेटायन। E1 का चांस किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ। लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले कार्बोकेटायन में क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा? सही है? अपडेट करो यहां तक। और इसको बेस से लेना देना, बेस से लेना देना नहीं, मतलब यहां पे कैसा बेस आएगा? वीक वाला। भैया इसको बेस से लेना देना है क्या? तो यहां अच्छा बेस आएगा क्या? अच्छा बेस इसके पास नहीं आएगा क्योंकि इसको बेस से लेना देना नहीं है।
ये अब हम RHS मिटाएंगे यार। आइए दूसरा रास्ता। कौन सा रास्ता? पहला रास्ता कौन था? पहला रास्ता कौन था? पहले x टूटा था। दूसरा रास्ता सबसे महत्वपूर्ण है, पहले रास्ते से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन वाला रास्ता? दूसरा रास्ता। जब दोनों बॉन्ड साथ साथ टूटे, यानी इसमें क्या होना है बताओ? क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड एंड CH बॉन्ड occurs simultaneously। कैसा होता हो? साथे साथ को क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियसली। एक के साथ दोनों भाग जाए। एक के साथ क्या? कौन भाग जाए? सुनना, ये x है यहाँ, ये दोनों भाग रहा है साथे साथ। इसको भगाने कौन आएगा? बेस आएगा, इसको भगा के लेके जाएगा। और चूंकि आपने टेम्परेचर क्या रखा हुआ है? हाई, तो ये वाला भाग जाएगा। तो एक के साथ ऐसा हो जाएगा। यहाँ क्या निकल जाएगा? x माइनस प्लस h किसके साथ? बेस के साथ। बच्चों यहाँ पे एक ही स्टेप है ना? स्टेप कैगो है? तो यानी यहाँ एगो स्टेप एगो ट्रांजिशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिना ट्रांजिशन के कोई रिएक्शन होता है क्या? यानी बिना ट्रांजिशन के ये स्टेप होगा क्या? इसमें कई स्टेप है? एक के स्टेप है। तो ट्रांजिशन में क्या होगा सो समझना। ये वाला बॉन्ड थोड़ा थोड़ा, अरे ये वाला बॉन्ड थोड़ा थोड़ा, आए हो दादा, अरे टूट रहा है, टूट गया है, तो बीच में थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है। समझे कि ना समझे? बोलो ना जी। ये थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है, तो इस पे थोड़ा थोड़ा माइनस, इस पे थोड़ा थोड़ा। वैसे ही ये वाला भी बॉन्ड थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है, तो इस पे थोड़ा थोड़ा, तो इस पे थोड़ा थोड़ा, तो इस पे थोड़ा थोड़ा बॉन्ड। और ये बॉन्ड बन गया है थोड़ा थोड़ा किसके साथ? समझे कि ना समझे? और यही प्रोसेस कंटिन्यू कर गया। ये प्रोसेस क्या हो गया? कंटिन्यू कर गया। मतलब ये वाला स्टेप बेस से लेना देना है कि नहीं इस रिएक्शन को? है, हाँ के ना? तो बताओ, हेयर कोई स्लो का बात है क्या? दिस रिएक्शन इज कैसा? बोलो ना, दिस रिएक्शन इज, बोलो दिस रिएक्शन इज सिंगल स्टेप पाथवे। बच्चा लोग, ये रिएक्शन कई स्टेप में हो रहा है? और इसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? खाली सबस्ट्रेट पर। बेस हटा लो, जाएगा ये आगे रिएक्शन। यानी इसको बेस से लेना देना है। यानी यही साथ ही साथ एक और आ गया चीज। कौन वाला? तो बताओ, इसको कैगो चीज डिसाइड कर रहा है? मॉलिक्यूलरिटी। कितना मॉलिक्यूलरिटी? इसीलिए इस पाथवे को बोलेंगे कैसा? बाई मॉलिक्यूलर। बाई में रहता है। क्या नाम है इसका? यानी बाई में रहता है, एकदम भन भन होगा एकदम। बाई में मतलब क्या है? भन भन, भनाक भनाक होगा। सही है ना? आऊ वाला भुनुर भुनुर करके होगा, धीरे धीरे होता है। नहीं, जैसे मुर्गा तुम लोग कैसे खाते हैं? भन भन खाता है। आलू पराठा भनाक से खा जाता है। खिचड़ी भुनुर भुनुर करके खाता है। सही है ना? तो इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है? पूरा नाम E2। क्या नाम? पहला क्या था? E1। E1 किस पे डिपेंड करता था? E2 में कार्बोकेटाइन बना है क्या? E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बना है। तो सवाल उठेगा, E2 कैसे पता चलेगा? महामंत्रा तो आएगा ना भाई, बोलो ना भाई। तो अब सवाल ये उठता है कि E2 किस पे डिपेंड करेगा? तो देखना E2 किस पे डिपेंड करेगा। सुनना, अब एक बात बताओ, ये जहां डबल बॉन्ड बन रहा है थोड़ा थोड़ा, फाइनली यहीं पे
अरे जहाँ थोड़ा थोड़ा बना है वहीं पे पूरा बना है डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत? तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर ये डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल बने, मतलब अगर ये ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो तो इस रिएक्शन के होने का चांस, अगर ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो मतलब उसका एनर्जी, अगर ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो तो उसका एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। ऐसा है भाई जी कि ऐसे हो रहा है कोई रिएक्शन है, कोई ऐसे हो रहा है, यही ना है ट्रांजिशन स्टेट, बोलिए। इसका एक्टिवेशन एनर्जी, इसका एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिएक्शन जल्दी कौन? जिसका एक्टिवेशन एनर्जी उसके रिएक्शन होने का चांस। तो अगर ट्रांजिशन ज़्यादा स्टेबल हो, अलग अलग सबस्ट्रेट हो, सबको E2 में जाना है तो सब ट्रांजिशन पे जाएगा, तो जिसके ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसके रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। इसका मतलब E2 किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ तो अब सवाल ये उठता है कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सिंपल सा फंडा है, जहाँ थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड बना है वहीं पे ही, यानी अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसका ट्रांजिशन भी ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलो, यहाँ जो थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड है हकीकत में वही ना पूरा आ रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ईज ऑफ E2 इज प्रोपोर्शनल टू किस पे बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, या इसी के बदले हम लिख दे रहे हैं क्या? बोलो बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड। क्या ये बात समझे? हाँ के ना? एक और बात, यहाँ रेट में बेस इन्वॉल्व है, यानी ये कैसा किसके वजह से होगा? स्ट्रॉन्ग बेस के वीक बेस? वीक वाला किसको कराता है? E1। वीक वाला किसको कराएगा? स्ट्रॉन्ग वाला किसको कराएगा? कार्बोकेटाइन किस में बनेगा? कार्बोकेटाइन किस में नहीं बनेगा? एल्कीन किस में बनेगा? दोनों में। एल्कीन किस में बनेगा? ट्रांजिशन किस में होगा? E1 का ट्रांजिशन E1 में नहीं होगा, दोनों में होगा जी। E1 किस पे डिपेंड करेगा? ईज ऑफ E1, ईज ऑफ E1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ईज ऑफ E2, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। चाहे ट्रांजिशन बोले चाहे डबल बॉन्ड बोले कोई फर्क? ट्रांजिशन में जहाँ थोड़ा थोड़ा है डबल बॉन्ड, हकीकत में वहीं पे प्रोडक्ट में पूरा पूरा है, कोई दिक्कत? इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करने में हमको दिक्कत होगी, इसका स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर सकते हैं कैसे? अलग अलग डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी कंपेयर किया जाता है अल्फा H से। किस से? अल्फा H जो है वो हाइपर कंजुगेशन कराता है। क्या कराता है? समझे नहीं समझे? बुझाया? बुझ गया कि जल गया? बुझ गया कि जल गया? अरे तुम लोग बुझा ना जी। देखो शब्द जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, हकीकत में हम लोग बुझ जाते हैं और दिमाग का बत्ती जल जाता है, समझ रहे हैं ना? हड़बड़ाना नहीं है, जो हड़बड़ाएगा वो गड़बड़ाएगा। लिखिए इसको। तीसरा रास्ता, कैमा रास्ता? इस बार पहले कौन टूटेगा? इस बार पहले कौन टूटेगा? H। और सुनना, तीनों रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है E2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? E2 रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जगहों पे होता है। E1 सबसे कम जगह पे होता है। जब भी E1 होगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि ये E1 है, तो बताओ क्या हुआ? सही है? और नहीं तो एक ही रिएक्शन है जहां E1 होता है और वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
अल्कोहल से जब वाटर रिलीज होता है तो ये कैसा रिएक्शन है? E1, मतलब वहाँ क्या बनता है? कार्बोकेटायन। पहले OH माइनस निकल जाता है, उसके बाद क्या बनता है? कार्बोकेटायन। सबसे ज़्यादा जगह पे E2 बनेगा, ये ध्यान रहे। तीसरा रास्ता है क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड, बोलो ना, CH बॉन्ड अकर्स फर्स्ट, बोलना हो। देन कौन बॉन्ड टूटेगा? देन CH बॉन्ड क्लीव्स। अच्छा एक बात बताओ, इस बार पहले कौन भाग रहा है? कौन भाग रहा है? भगाने कौन आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका दो मतलब है, या तो बेस बहुत तगड़ा ले लिए, या ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए। समझे कि ना समझे? अरे इसका यही मतलब है ना, या तो बेस बहुत मजबूत है, या ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये बेस तो इसी H+ को लेके भागेगा। तो C पे कौन चार्ज आ जाएगा? माइनस, और प्लस क्या निकल गया बताओ? BH। बेसिकली बेस के साथ भाग गया कौन? H। इस रिएक्शन का रफ्तार R1। दूसरे स्टेप में क्या होगा? C-, यहाँ से अभी भी निकलना बाकी है, किसका? तो यहाँ ऐसा बन गया। कई स्टेप है यहाँ? एक ही स्टेप है कि दो स्टेप है? कौन फास्ट? ये R1, ये R2, कौन फास्ट? कौन फास्ट? R1 फास्ट। काहे फास्ट? एसिड बेस रिएक्शन। काहे फास्ट? तो ये वाला रिएक्शन कैसा? इसीलिए ये वाला क्या, यानी रेट किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? इसके। क्या रेट को बेस से लेना देना है? इस बार भी बेस से लेना देना। तो सवाल उठता है ये क्या है? ये सबस्ट्रेट, ये इंटरमीडिएट, और ये प्रोडक्ट, तो ये है क्या? और यही वाला चीज़ है ना ये कौन सा चीज़ है? ये सुनना, कार्बेनाइन है, बोलो। अच्छा अगला बात बताओ, अगर ये एसिड की तरह बिहेव किया तो एसिड से H+ निकलने के बाद क्या बन जाता है? बेस। क्या बनता है? एसिड से क्या बनता है? यानी कार्बेनाइनिक, क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, कार्बेनाइनिक कॉन्जुगेट बेस। सही है? सुनिएगा इस बार फिर से, एक बार फिर से लिखने वाले। यहाँ कौन स्टेप है? हेयर, बोलो। सेकेंड स्टेप इज स्लो एंड RDS। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? सेकेंड स्टेप पे कौन सा चीज पे? बोलो बोलो, किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉन्जुगेट बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे। सही कि गलत? तो मॉलिक्यूलरिटी कितना? मॉलिक्यूलरिटी कितना? 1। इसीलिए इसका नाम क्या नाम? यूनिमॉलिक्यूलर। क्या? यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। शॉर्ट में इसी को बोलते हैं, दैट इज E1CB। क्या बोलते हैं बेटा? E1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। भाया, क्या इसको बेस से लेना देना है? क्या इसको बेस से लेना देना है? बेस से लेना देना। इसका मतलब यहां पे मेन फैक्टर क्या है? अगर बेस से लेना देना नहीं है, मतलब मेन फैक्टर क्या है? एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन। समझे ना समझे? तो 3 पाथवे है, E1, E2, E1CB। E1 में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। E1CB में कार्बेनाइन कॉन्जुगेट बेस। देखना भाई, सही है? बेस से लेना देना किसको है? E1 को कि E2 को कि E1CB को? स्ट्रॉन्ग बेस किसको कराता है?
E2 को कार्बोकेटाइन किस में बनता है? कार्बोनाइलिक बेस किस में बनता है? समझे ना समझे? अगले दिन डिस्कस करेंगे। आज बस मैंने मैकेनिज्म बताया है, अगले दिन इस पे सीखेंगे कुछ नियम कानून। क्या सीखेंगे? पहले तो E1 E2 के बारे में थोड़ा थोड़ा और अध्ययन करेंगे, उसके बाद नियम कानून सीखेंगे। जैसे मार्कोनी-कॉफ रूल था ना, नियम कानून, जुड़ने वाला कहाँ जुड़ता है, पढ़े हैं ना? तो यहाँ पढ़ेंगे क्या, हटने वाला कहाँ से हटता है। सही है ना? तो ये सब चर्चा करेंगे। पहले नियम है दुगो, बहुत खतरनाक। वो नियम जब सीख जाएंगे फिर इस पर सवाल करेंगे खतरनाक। आज के लिए इतना ही।